बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह से आप लोग सारे खैर वफियत से होंगे, सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल से हम आपको अपने यूट्यूब चैनल एक्सपोडियंस के ऊपर वेलकम कहते हैं। इलेक्ट्रिकल सेकेंडरी की क्लासेस का भरपूर तरीके से आगाज़ करने के बाद हम उसकी मेन बुक जो है वो डीसी मशीन एंड बैटरीज़, उसके पहले चैप्टर को बड़ी कामयाबी के साथ मुकम्मल कर चुके हैं। अब सेकेंड ईयर के जो मेन बुक डीसी मशीन एंड बैटरीज़ के दूसरे चैप्टर जो है जो डीसी जनरेटर के हवाले से है, तो डीसी जनरेटर के रूल में जो असूल, उसके काम करने के तरीके, उसकी बनावट और उसकी बनावट में क्या तब्दीलियाँ होती हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए जनरेटर ईएमएफ कैसे पैदा करता है, ये सबसे अहम बात है। तो ईएमएफ किस तरीके से पैदा हो रही है और किस तरीके से जनरेट हो रही है और उसको किस तरीके से हम कंट्रोल कर रहे हैं और किस तरीके से आगे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उसको हम कैसे हासिल कर रहे हैं, उसको हम देखने के लिए और उसको प्रूव करने के लिए उसके लिए हम कैलकुलेशंस को मद्देनज़र रखेंगे। तो हम लास्ट लेक्चर्स के अंदर उन कैलकुलेशंस को वन बाय वन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। हमने उनमें कंडक्टर्स की तादाद को भी मालूम किया, फ्लक्स कितना पैदा होता है उसको भी मालूम किया, उस फ्लक्स की बदौलत ईएमएफ कितनी पैदा होती है उसको भी मालूम किया, फिर नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स, और फिर उसके बाद हमने उस जनरेटर की स्पीड को भी मालूम करने का तरीकाकार उसी एक फार्मूलों की मदद से डिस्कस किया। लेकिन अभी जो हम एक जो एग्जांपल है जो डीसी जनरेटर की जो कैलकुलेशन, जो पहली एक्सरसाइज है, जो कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन का नाम आपके सामने मौजूद है, कैलकुलेशन अबाउट ईएमएफ इक्वेशन ऑफ जनरेटर। एक ईएमएफ इक्वेशन जनरेटर की, उसके रिलेटेड ये जो कैलकुलेशंस हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। अभी मैंने एक कैलकुलेशन को चूज़ किया है जो कि दो केसेस में जो है वो सॉल्व की हुई है। उन दो केसेस में एक पहला जो है वो आपके सामने है अपना वेव की शक्ल में, और दूसरा जो है वो लैप वाउंड जनरेटर की शक्ल में हमने इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने की कोशिश की है। अब ये बाकी तमाम जो जितनी भी हमने कैलकुलेशंस पीछे की हैं, न्यूमेरिकल्स किए हैं, उनकी निस्बत ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जो है वो तीन ऐसी वैल्यूज़ को मालूम करने के लिए कहा गया है जो जनरेटर के अंदर, उसकी बनावट के अंदर जो है वो मौजूद होती हैं। तो अभी हम डाटा की तरफ गौर कर लेते हैं। जो मेन डाटा उसने जो दिया है, यहाँ पर मैंने गिवन डाटा की शक्ल में लिख लिया है आपके सामने कि एक जनरेटर है जो कि उसके कंडक्टर हैं 384, यानी एक जनरेटर उसके कंडक्टर हैं 384 और उन कंडक्टर्स के अंदर जो है वो करंट गुजर रही है 30 एम्पेयर, यानी हर एक कंडक्टर के अंदर जो करंट गुजर रही है वो 30 एम्पेयर करंट है। आगे है ईएमएफ इन ईच कंडक्टर, यानी एक ईएमएफ जो है, यानी एक हर 384 कंडक्टर है, तो 384 कंडक्टर्स के दरमियान ईएमएफ कितनी गुजर रही है, एक एक कंडक्टर के दरमियान, वो है 2 वोल्टेज। ये उसने डाटा के अंदर दे दिया है और उसने कहा है कि ईटी से मुराद ये है कि टोटल ईएमएफ मालूम करें, ये उसने पूछा है। और मैक्सिमम आईए से मुराद है आर्मेचर की करंट, मैक्सिमम आर्मेचर करंट विदाउट ओवरहीटिंग, यानी बगैर ओवरहीटिंग हुए जनरेटर की मैक्सिमम जो करंट है, यानी जब ज़ाहिर है कि जनरेटर को बहुत ज़्यादा स्पीड पर चलाते हैं या बहुत ज़्यादा जो है वो लोड के बगैर चलाते हैं तो जनरेटर में बहुत ज़्यादा करंट जो है वो प्रोड्यूस होती है और जनरेटर की सूरत हाल में ओवर हीट भी हो जाता है, और बहुत ज़्यादा अगर लोड भी डाल दिया जाए तो फिर भी वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं, कम होना शुरू हो जाते हैं, जिससे उसकी करंट बढ़ जाती है और हीट भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम आर्मेचर की करंट मालूम करने वाले हैं बगैर हीट हुए। तो जो तीसरी वैल्यू है वो है आउटपुट पावर मालूम करनी है जनाब, ठीक है। अगर जनाब वो आर्मेचर जुड़ा हुआ है वेव और लैप वाउंड दोनों की सूरत में, डाटा आपके सामने मौजूद है। उसने कहा है कि एक डीसी जनरेटर है जिसमें कंडक्टर्स की तादाद 384 है और करंट उन कंडक्टर्स में से गुजर रही है 30 एम्पेयर, और हर एक कंडक्टर के वोल्टेज कितने हैं, 2 वोल्टेज।
384 कनेक्टर हैं तो हर एक के 2 वोल्टेज हैं, और उसने कहा है कि टोटल ईएमएफ मालूम करें, मैक्सिमम करंट आर्मेचर की मालूम करें बगैर गर्म हुए, और आउटपुट पावर मालूम करें जनाब इस डीसी जनरेटर की, अगर जनरेटर जो है वो 2 कनेक्शंस में जुड़ा हुआ है, वेव और लैप। तो इन दोनों कनेक्शंस की सूरत में हमने ये 3 चीज़ें मालूम करनी है, टोटल ईएमएफ, मैक्सिमम आर्मेचर करंट और आउटपुट पावर। तो हम आगे जनाब सबसे पहले इन केस ऑफ वेव वाउंड रूटर, यानी हम वेव वाइंडिंग की सूरत में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। वेव वाइंडिंग में क्या सूरत हाल होती है, करंट गुजरने के कितने रास्ते होते हैं, पोल्स की तादाद क्या होती है, इसको मद्देनज़र आप जहन में आप मेंटली तौर पर इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक वेव वाइंडिंग का जो सर्किट होता है उसके अंदर करंट के गुजरने के सिर्फ 2 रास्ते होते हैं। तो कंडक्टर्स की तादाद को हम उन 2 रास्तों के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास असल एक रास्ते के कंडक्टर्स हासिल हो जाएंगे। फिर हम उस एक रास्ते में पैदा होने वाली टोटल ईएमएफ को मालूम करेंगे, और उसी रास्ते में जनाब हर आर्मेचर की जो करंट है उसको मालूम करेंगे, और फिर हर एक जो है वो कंडक्टर की ईएमएफ को भी हम आसानी के साथ मालूम कर सकेंगे, और आउटपुट पावर को भी मालूम कर सकेंगे। आपको लैप और वेव वाइंडिंग का फ़र्क आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जनाब हम स्टार्ट करते हैं कि वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पाथ्स, यानी गुजरने के रास्ते कितने होते हैं करंट के, A इज इक्वल टू 2, यानी वेव वाइंडिंग में करंट के गुजरने के 2 रास्ते हैं जनाब। तो आगे कंडक्टर्स पर पाथ, यानी हर रास्ते में कंडक्टर्स की तादाद कितनी होगी, तो वो वैसे तो टोटल कंडक्टर्स कितने हैं आपके पास 384, तो हम 384 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 2 के साथ, क्योंकि 384 पूरे जनरेटर के कंडक्टर हैं, और करंट गुजरने के कितने रास्ते हैं 2, तो हम 384 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो दोनों रास्तों के कंडक्टर्स की तादाद का हमें पता लग जाएगा कि हर रास्ते में कितने कंडक्टर्स की तादाद है। तो जनाब G/A यानी कंडक्टर्स पर पाथ, तो हम देखते हैं G/A यानी कंडक्टर्स की टोटल तादाद को हमने पाथ की तादाद के साथ डिवाइड किया जो कि 2 है, तो हमारे पास ये जनाब वैल्यू आ गई कंडक्टर्स की 384/2 नंबर ऑफ पाथ्स। हमारे पास जो आंसर आया 192 नंबर्स कंडक्टर, यानी हर एक रास्ते में 2 रास्ते हैं तो दोनों में से किसी एक रास्ते में 192 कंडक्टर्स मौजूद हैं। तो ये आपका है एक रास्ते के कंडक्टर्स की तादाद। तो अब हम आसानी के साथ क्या मालूम करेंगे जनाब, ईएमएफ ई, ठीक है जी, यहां पर उसने लिखा हुआ टोटल ईएमएफ, ठीक है जी, और वो टोटल ईएमएफ मालूम करनी है हर एक कंडक्टर के दरमियान पाए जाने वाले वोल्टेज के लिहाज से। तो टोटल ईएमएफ किस तरह से मालूम करेंगे, हमारे पास हर रास्ते के कंडक्टर्स की तादाद कितनी मालूम कर ली है हमने, यानी 192। तो हर एक कंडक्टर में पाए जाने वाले वोल्टेजेस वो हैं 2, तो रास्ते के कंडक्टर्स कितने हैं 192, तो हर एक यानी कितने कंडक्टर हो गए 192 हो गए, तो 192 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पूरे जनरेटर की टोटल ईएमएफ हासिल होगी, जो कि आपके सामने मौजूद है, यानी ईएमएफ ET, यहाँ पर T भी लिख सकते हैं आप, ET से मुराद है टोटल ईएमएफ। ठीक हो गया जी। तो ये आपके सामने मौजूद है कि Z मल्टीप्लाई बाय Z आ गए हमारे पास टोटल कंडक्टर्स, और यहां पर आ गई EMF इन ईच कंडक्टर, वो कितनी है, उसने कहा है कि हर एक कंडक्टर में 2 वोल्टेज गुजर रहे हैं, ये आपके सामने डाटा में मौजूद है। तो हमारे पास 192 कंडक्टर हैं, तो ज़ाहिर है हर एक कंडक्टर में 2 वोल्टेज गुजर रहे हैं, तो हम 192 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पूरी टोटल ईएमएफ आ जाएगी 384 वोल्टेजेस। यानी हमने यहाँ पर एक वैल्यू को क्या कर लिया है, मालूम कर लिया है, जो उसने कहा था कि टोटल ईएमएफ मालूम करे दोनों की सूरतों में, वेव की सूरत में भी और लैब की सूरत में भी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वेव का तस्करा कर रहे हैं, तो वेव में हमने टोटल ईएमएफ को यहाँ पर फाइंड कर लिया है। अब हम मालूम करेंगे सेकंड, यानी ये आपके सामने है मैक्सिमम आर्मेचर करंट विदाउट ओवरहीटिंग, यानी इस वैल्यू को हमने मालूम करना है। तो मैक्सिमम करंट जो होगी आर्मेचर की, ये आपके सामने
आई ए यहाँ पर मेंशन कर देते हैं हम। आई ए से मुराद है आर्मेचर की करंट मैक्सिमम। वो किस तरह से मालूम करेंगे? नंबर ऑफ पाथ्स। नंबर ऑफ पाथ्स से मुराद क्या है कि कितने करंट गुजरने के रास्ते हैं, 2। तो जो मैक्सिमम आर्मेचर करंट है वो जनाब कितनी दी गई है टोटल, यानी कि जो आपके सामने मौजूद है, ईच कंडक्टर्स करंट कितनी है हमारे पास, ये आपके सामने है। करंट इन जी यानी कंडक्टर्स के अंदर कितनी है, 30 एम्पेयर। तो यहां पर नंबर ऑफ पाथ्स कितने हैं, टोटल वेव वाइंडिंग के अंदर कितने करंट गुजरने के रास्ते होते हैं, 2। तो हम क्या करेंगे, टोटल आर्मेचर करंट को मालूम किस तरह से करेंगे कि नंबर ऑफ पाथ्स यानी दोनों रास्तों के साथ हम ईच कंडक्टर्स की करंट के साथ क्या करेंगे, 30 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 2 रास्ते हैं, नंबर ऑफ पाथ्स 2, ईच कंडक्टर करंट कितनी है, 30 एम्पेयर। 2 को 30 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 60 एम्पेयर हमारे पास टोटल आर्मेचर करंट हासिल हो गई। यानी ये हमने दूसरी वैल्यू को भी क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है कि मैक्सिमम एक आर्मेचर के अंदर कितनी करंट जो है वो फ्लो कर रही है। तो ये आपका है दूसरा जनाब वैल्यू जिसको हमने मालूम कर लिया कि वेव वाउंड की सूरत में 60 एम्पेयर करंट गुजरेगी अगर हर एक कंडक्टर की करंट जो है वो कितनी है, 30 एम्पेयर। तो वेव वाउंड में करंट के गुजरने के 2 रास्ते होते हैं, तो हमने उस एम्पेयर्स करंट को यानी कि 30 एम्पेयर करंट को 2 के साथ ज़रब दे दी तो हमारे पास टोटल आर्मेचर करंट आ गई। ठीक हो गया जी। अब हम लास्ट वैल्यू को देख लेते हैं। लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या है जी, आउटपुट पावर। ये आपके सामने मौजूद है जी। तो आउटपुट पावर के लिए ये फार्मूला यानी आउटपुट पावर P इज इक्वल टू, सिंपल सा फार्मूला, VI। हम फर्स्ट ईयर की क्लासेस से भी डिस्कस करते आ रहे हैं, सेकंड ईयर में भी हमने पावर के हवाले से डिस्कस किया है कि P इज इक्वल टू VI, सिंपल सा फार्मूला होता है। तो यहाँ पर V की जगह पर हम E मेंशन कर रहे हैं, यानी EMF जो है वो वोल्टेज की शक्ल में ही हासिल की जाती है एक DC जनरेटर से। तो यहाँ पर E से मुराद क्या है, EMF। तो EMF टोटल हमने मालूम कर ली हुई है, वो कितनी है, वो है 384। और टोटल करंट भी मालूम कर ली है, वो है आपकी 60 एम्पेयर। तो क्यों ना हम आउटपुट पावर मालूम करें कि एक DC जनरेटर जो कि वेव बाउंड होता है उससे हमें आउटपुट पावर कितनी हासिल हो रही है, वो ये है जनाब कि आउटपुट पावर P इज इक्वल टू EI। E को I के साथ मल्टीप्लाई किया करंट के साथ, तो हमारे पास टोटल आई E की जगह पे 384 जो कि हमने ये मालूम किए हुए हैं, और I की जगह पे 60 जो कि हमने टोटल मैक्सिमम करंट मालूम कर ली है। वो ज़रब देने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो आया 23,040 वाट, यानी 23,040 वाट हमारे पास आंसर आया। ये हमें आउटपुट पावर हासिल हो रही है, लेकिन हम जनरेटर से हासिल करते हैं किलोवाट की सूरत में। तो 23,040 को हम 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 23.04 किलोवाट पावर हमें हासिल हो रही है एक वेव वाउंड DC जनरेटर की मदद से। तो ये आपके सामने हमने तीसरी वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया, किसकी सूरत में वेव वाउंड की सूरत में। तो एक वेव वाउंड में आप तीनों वैल्यूज को बड़ी आसानी के साथ इस डाटा के मुताबिक फाइंड कर चुके हैं। तो यहां पर आप देखें कि कंडक्टर्स G, उसकी तादाद हमारे पास मौजूद है, करंट हर एक कंडक्टर में 30 एम्पेयर है, EMF हर एक कंडक्टर में 2 वोल्टेज मौजूद हैं। तो सबसे पहले हमने वेव बाउंड के लिहाज से उनको तीनों को मालूम कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे इन केस ऑफ लैप वाइंडिंग में क्या सूरत हाल होती है, वो हम वेव की निस्बत मालूम करेंगे इन तीनों वैल्यूज को, यानी ये आपके सामने मौजूद हैं, टोटल EMF, मैक्सिमम आर्मेचर करंट और आउटपुट पावर। लो जी, सबसे पहले लैप वाइंडिंग के वाले सर्किट को ज़हन में लेके आएँ कि लैप वाइंडिंग में करंट के गुजरने के रास्ते 2 से ज़्यादा होते हैं, यानी वो होते हैं पोल्स की तादाद के बराबर, और पोल्स की तादाद के बराबर होते हैं कार्बन ब्रशेस की तादाद। ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स के अंदर। तो यहाँ पर देखते हैं कि नंबर ऑफ पाथ्स A किसके बराबर हैं, नंबर ऑफ पोल्स की तादाद के, वो है P इज इक्वल टू 4,
यानी 4 रास्ते हमारे पास करंट गुजरने के हैं। अब यहाँ पर जनाब हम मालूम करेंगे कंडक्टर्स पर पाथ, यानी हर रास्ते में कितने कंडक्टर्स हैं, ताकि हम आसानी के साथ हर रास्ते की टोटल ईएमएफ मालूम कर सकें। यानी हर रास्ते में पाए जाने वाले कंडक्टर्स की टोटल ईएमएफ मालूम कर सकें। यानी कि ये आपका पहला, यानी ये अब हमने ईटी मालूम करना है, टोटल ईएमएफ। उसके लिए हमें लैप वाउंड डीसी जनरेटर के रास्तों का पता हो, वो कितने होते हैं जी 4। कंडक्टर्स पर पाथ, यानी एक कंडक्टर्स की तादाद हर एक रास्ते में कितनी होगी, हम उसको टोटल कंडक्टर्स की तादाद को हम ए से मुराद यानी कि रास्तों की तादाद के साथ जो है वो डिवाइड करेंगे। टोटल कंडक्टर्स की तादाद कितनी है हमारे पास, ये आपके सामने मौजूद है 384। तो 384 को हमने 4 के साथ डिवाइड किया, क्योंकि करंट गुजरने के रास्ते लैप वाइंडिंग में 4 होते हैं। तो 4 के साथ किया तो हमारे पास आंसर आया 96 नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन वन पाथ, यानी 4 रास्ते हैं तो एक रास्ते में 96 कंडक्टर्स मौजूद होंगे। हमने ये प्रूव कर लिया है लैप वाइंडिंग की सूरत में। अब यहाँ पर 96 कंडक्टर्स के अंदर टोटल ईएमएफ क्या होगी, उसको जनाब हमने इस फार्मूले से प्रूव कर लिया, जो कि सेम एज इट इज़ यहाँ पर मौजूद है ये फार्मूला। तो यहाँ पर जनाब लिखा ईएमएफ ई, यानी टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन वन पाथ मल्टीप्लाई बाय ईएमएफ ईच कंडक्टर, यानी ईएमएफ ईच कंडक्टर वो कितनी है जनाब आपके सामने, ये 2 वोल्टेज दे दिए गए हैं। तो डीसी जनरेटर को पहले वेव की शक्ल में, फिर हम अब लैप की शक्ल में डिस्कस कर रहे हैं। यानी जी मल्टीप्लाई बाय ईएमएफ ऑफ ईच कंडक्टर, टोटल कंडक्टर्स कितने मालूम कर लिए हैं 96 कंडक्टर, उसको हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि 96 कंडक्टर हैं तो हर एक कंडक्टर के 2 वोल्टेज हैं। तो 96 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 192 वोल्टेज। कितने आए जी 192 वोल्टेजेस, यानी कि टोटल ईएमएफ हमें हासिल हो गई है 192 वोल्टेजेस। अब जनाब हमने पहली वैल्यू को फाइंड कर लिया है, ये आपके सामने मौजूद है। अब हम दूसरी वैल्यू को फाइंड करेंगे, वेव की शक्ल में हम कर चुके हैं, अब हम लैप की शक्ल में कर रहे हैं। यानी कि तो मैक्सिमम आर्मेचर करंट विदाउट ओवरहीटिंग, उसके लिए हमारे पास यही सेम फार्मूला ये आपके सामने मौजूद है, नंबर ऑफ पाथ्स, ठीक है जी, और मल्टीप्लाई करेंगे हम ईच कंडक्टर करंट के साथ। वो कितनी है हमारे पास, नंबर ऑफ पाथ्स कितने होते हैं जनाब 4, क्योंकि लैप वाइंडिंग है। वेव वाइंडिंग में कितने थे 2, तो लैप वाइंडिंग में कितने हैं 4। तो 4 को हम टोटल जो करंट हर एक रास्ते में से गुजर रही है वो कितनी है जनाब 30 है। ये आपके सामने यहाँ पर मेंशन की हुई है, ये है 30 एम्पेयर को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 4 रास्ते हैं तो हर रास्ते की टोटल मैक्सिमम आर्मेचर करंट आ गई हमारे पास 120 एम्पेयर। कितनी आ गई है जी 120 एम्पेयर। 120 एम्पेयर हमने अब मैक्सिमम करंट आर्मेचर की मालूम कर ली है। ये दूसरी वैल्यू को भी हमने फाइंड कर लिया। अब आपकी रह गई है कि इस जनरेटर से जो लैप वाइंडिंग की सूरत में है उससे हमें पावर कितनी हासिल होगी, यानी आउटपुट पावर। तो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे आउटपुट पावर का। आउटपुट पावर का सेम यही फार्मूला जो कि वेव की शक्ल में था वही लैप की शक्ल में भी होगा कि टोटल ईएमएफ को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल आर्मेचर करंट के साथ, जो कि दोनों ही हमने फाइंड आउट कर ली हुई हैं। टोटल ईएमएफ हमारे पास 192 वोल्टेज हासिल हुई है, टोटल करंट हासिल हुई है 120 एम्पेयर। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं 192 को ज़रब दे रहे हैं 120 एम्पेयर के साथ, ई की जगह पे 192, आई की जगह पे 120 एम्पेयर, जो कि हमने ये दोनों ही वैल्यू मालूम कर ली हैं। तो मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास पावर सेम एज इट इज़ किसकी शक्ल में, जो कि वेव की शक्ल में हासिल हुई थी, वो भी थी 23,040 वाट। इसमें भी 23,040 वाट पावर हमें हासिल हो रही है। तो किलोवाट में तब्दील करने के लिए 23,040 को 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सेम एज इट इज़ आंसर मौजूद है 23.04 किलोवाट पावर हमें वेव
एंड लैप दोनों सूरत हाल में हासिल हुई है। तो एक जो जनरेटर डीसी जनरेटर है, अगर उसको इस तरह से वाइंड किया गया है कि उसमें कंडक्टर्स की तादाद 384 है, चाहे वो लैप की शक्ल में हो चाहे वो वेव की शक्ल में हो, हर कंडक्टर की करंट 30 एम्पेयर है और ईएमएफ जो है वो अगर हर एक कंडक्टर की 2 वोल्ट हो तो दोनों सूरत हाल में हमें जो है वो पावर हासिल होती है, वो सेम हासिल होती है। ये आपके सामने मौजूद है। तो इससे हमें यह साबित होता है कि एक डीसी जनरेटर लैप और वेव वाउंड सूरत हाल में अगर हम कंडक्टर्स की एक ख़ास मिकदार को चूज़ कर लेते हैं और ख़ास एम्पेयर करंट उनके प्राइम मूवर को यानी आर्मेचर की जो उसके कंडक्टर्स की तादाद को फराहम कर रहे हैं, तो उनमें पैदा होने वाला जो फ्लक्स है जब वो कता होगा तो उसके अंदर जो ईएमएफ पैदा होगी, उन ईएमएफ की बदौलत जो है, उस करंट की बदौलत जो है हमें पावर जो हासिल होगी वो 23.4 किलोवाट के हिसाब से होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने कैलकुलेशन अबाउट ईएमएफ ऑफ जनरेटर की सब बहुत कुछ सीख लिया होगा। हम अल्लाह के फजल से इस एक्सरसाइज को मुकम्मल कर रहे हैं। तो ये वो आखिरी आपका एग्जाम्पल जो था ये बहुत ज़रूरी था कि आपको समझ आ सके कि एक जनरेटर जो है वो लैप और वेव वाउंड की सूरत में किस तरह से सेम पावर हमें फ़राहम करता है और उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम मज़ीद डीसी जनरेटर के जो है वो उसके सर्किट्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो आप लाजमी तौर पर हमारे साथ रहें, इनको अच्छे तरीके से आप देख के समझ के और बार बार वीडियो को देखें, वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको मज़ीद समझ आ सके। तो अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।